हम पढ़ रहे हैं रासो साहित्य। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी रासों में और रास मंत्र क्या होता है जो प्रमाणिक माने जाते हैं आदिकाल सर्वाधिक वो तो काव्य धारा है। रास जो है प्रमाणिक मानी जाती है वो है रासो काव्य धारा। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो इनमें क्या है अंतर वो पढ़ चुके हैं अपन। गणपति चंद्र गुप्त स्पष्ट कर दिया। अभी इनकी क्या है भी रास ही रासो है और इसमें क्या विषय वस्तु थोड़ा अंतर है। ठीक है, इतना याद रखना है। ये इसमें रास में कौन आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं और इसमें चारण आ जाते हैं। मुख्यतः भाट में आते हैं लेकिन चारण मुख्य इतना याद रखना है। और ये मध्य गढ़ी विशल देव रासो है। ठीक है, इतना पढ़ लिया। ये इनका था सांप्रदायिक धर्म उदय इसलिए शांत रस। इनका था ऐतिहासिक वीर का विश्लेष वीर रस। ठीक है, इतना याद रखना है। अब पढ़ते हैं रस काव्य विधिवत रूप से। देखो देखो रस काव्य है का कि चारणों यानी चारण कवियों ने, यानी मतलब इसमें बाट भी थे लेकिन थोड़े थे, चारण ज़्यादा थे। ठीक है, इसलिए कहते हैं चारण कवियों ने वीर गाथाओं के रूप में राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में जो लिखा ना वही क्या है, वही रासो कहलाता है। ठीक है, अब देखो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति रसायन से मानते को पता ही होता है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहते हैं कि प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त पुराने काव्य यानी जिसमें विशल देव रासो और पृथ्वी राजस्वादी शामिल हैं जो कि संदिग्ध है लेकिन थोड़े बहुत विचारणीय है। यानी प्राकृतिक रूढ़ियों से मुक्त यानी जो हिंदी का निकट है। ठीक है, इतने सीधी सी बात ये रखनी याद। और क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, जब हिंदी साहित्य उदय हुआ ना तब क्या लड़ाई भिड़ाई का समय था और अन्य बातें फीकी पड़ रही थी, मतलब अन्य सब बातें पीछे रह रही थी और मतलब वीर रस की मतलब ज़्यादा बल दे रहे हैं। ठीक सीधी बात ये है। और ये क्या करते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि नित्य श्रृंगार के विषय जो थे ना वो तो दोहों में, और वीर रस के जो दो थे ना वीर रस की जो थे विषय थे ना वो पद्य एवं छप्पों में कहते थे। ठीक है, यानी रासों में ये मतलब इनकी परंपरा थी। और क्या कहते हैं ये देखो कि देखो रासो क्या कहते हैं रासो के बारे में ये कहते हैं इन्होंने क्या गाथाओं के दो रूप माने रामचंद्र शुक्ल ने गाथाओं के। एक तो मानते हैं वीर गीत और एक मानते हैं साहित्य प्रबंधन। ठीक है, साहित्यिक प्रबंध। ठीक है, वीर गीत में की प्राचीन या पुरानी रचना किसे मानते हैं, प्रथम रचना मानते हैं विशल देव रासो को और साहित्यिक प्रबंध की मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये अब क्या इस देखो कि रासो साहित्य अपने प्रक्षेपण के कारण संकट में है। भाषा एवं ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े बहुत विवाद पैदा हुए हैं, मतलब भाषा एवं ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े बहुत विवाद पैदा हुए हैं। प्रक्षेपण का मतलब होता है यानी बाद में हुए परिवर्तन यानी पिछले परिशिष्टों के कारण ये संकट में ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, उसके बारे में विद्वानों के मत। अब देखो शब्द उत्पत्ति गार साधा तासी क्या मानते हैं, तासी तो मानते हैं राज सुई से, सु ये तो मतलब तासी और यह से मतलब से याद रखना ये। ठीक है, हर्ष शास्त्री राज यश। ठीक है, इतना याद रखना है। नंद दुलारी वाजपेयी मानते हैं राज से, कवि राजा श्यामल दास और श्याम सुंदर दास। इसमें देखो से याद आ रही है तो इसमें मतलब से याद आ जाएगा, मतलब रहस्य से मानते हैं, याद रखना है। ठीक है, और अजाइब प्रसाद द्विवेदी किससे मानते हैं रासक से और इसके समर्थक हैं दशरथ शर्मा और यह माता प्रसाद गुप्त यानी ये भी रासक से मानते हैं। ठीक है, और गणपति चंद्र गुप्त क्या मानते हैं, देखो ये मानते हैं रासक से मतलब रास बना, रास से फिर रासु बना, रासु से रासो बना, यानी ऐसे वो मतलब बोलने की प्रधानता है भारत में। ठीक है, इतना ऐसे मानते हैं। अब देखो ये पढ़ते हैं कि काव्यों क्या विशेषता थी, बाकी तो पढ़ चुके हैं। ये देखो क्या काव्य की विशेषताएं, विषामती जीवन चित्रण करने के कारण कल्पना अधिक और इतिहास का में इतना याद रखना है। वीर एवं श्रृंगार रस है, यानी वीर मतलब प्रधान है, श्रृंगार रस भी है। ठीक है, और वीर रस जो है तो वो तो पता ही है, वीर रस कहाँ युद्ध में होगा। चारणों ने इनको यूज किया तो पहले ही पढ़ चुके हैं परिभाषा में। और देखो डिंगल शैली होगी। ठीक है, यानी इसमें और गुण होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, इनको कठोरता वाली बात आ गई। और इसमें श्रृंगार रस में बाटों में क्या है पिंगल श्रेणी होती है। ठीक है, प्रेम के विषय होता है और माधुर्य रस होती है, इतना पता ही है अपने को। अब देखो इनमें क्या है प्रमाणिकता का भाव है, अपन पहले पढ़ चुके हैं आदिकाल में प्रमाणिक मानी जाती है। ठीक है, और जैन वो माने जाते हैं साहित्य प्रमाणिक माने जाते हैं, पढ़ चुके हैं। और यानी अर्ध प्रमाणिक है। ठीक है, इतना याद रखना है। और काव्य सौंदर्य उच्च कोटि का, इतना याद रखना है। काव्य सौंदर्य उच्च कोटि का यानी इसमें छंदों की विविधता मिलती है और प्रबंधात्मकता मिलती है और भाषा में राजस्थानी की बहुलता मिलती है। ये ठीक है, ये विरासत की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं मुख्य रासो ग्रंथ। ठीक है, अब पढ़ते हैं खुमान रासो। खुमान रासो की रचना की थी दलपति विजय ने 9वीं सदी के लगभग। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इनके बारे में, दलपति विजय के बारे में कि यह निश्चित नहीं है कि दलपति विजय ही असली खुमान रासो का रचित था या उसके पिछले परिशिष्ट का, यानी ये निश्चित नहीं है कि मूल जो रासो था ये इसने लिखा था, यानी बाद में जोड़े गए जो रासो है ना, यानी पिछले परिशिष्ट का, यानी बाद में जो लिखा गया था वो था। ठीक है, इतना याद रखना है, कन्फ्यूजिंग सी है। इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी मिश्रित हिंदी है। ठीक है, इतना याद रखना है। देखो संदर्भ के अनुसार इन्होंने नई का वेदों ऋतु का वर्णन किया, याद रखना है। मोतीलाल मेनरिया क्या कहते हैं, मोतीलाल मेनरिया कहते हैं इनकी पुस्तक थी मोतीलाल मेनरिया की राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। ठीक है, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य इनको बुक लिखी थी। इनमें ये कहते हैं मोतीलाल मेनरिया कहते हैं कि दलपति विजय को जैन साधु मानते हैं और इनका जो रचना काल है इसकी रचना का ये मानते हैं 1730 से लेकर 60 के ठीक है मध्य मानते हैं। अब देखो ये तो हो गया अपना खुमान रासो। उसके बाद अपन पढ़ते हैं विशल देव रासो। ठीक है, ये देखो विशल देव रासो। विशल देव रासो किसने लिखा था, नरपति नाले ने लिखा था। 1155 मानते हैं सर्वमान्य और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 1212 विक्रमी से। और मोतीलाल मेनरिया क्या कहते हैं इनके बारे में, मोतीलाल मेनरिया क्या कहते हैं कि इनका रचना काल 16वीं सदी है और नरपति जो है वो गुजरात का कवि मतलब। ठीक है, इतना बताया गुजरात का कवि बताया, इतना याद रखना है।
अब देखो ये बिशल रासो की भाषा कैसी है, राजस्थानी प्रधान हिंदी है। रामचंद्र शुक्ल ऐसी नहीं मानते, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी भाषा साहित्य की हिंदी नहीं है बल्कि राजस्थानी है, ठीक है, इतना राजस्थानी मानते हैं। और ये गेय शैली में, ठीक है, बिशल रासो। और इसकी ये क्या है, नायिका प्रधान है और वियोग प्रधान है, ठीक है, नायिका प्रधान है, वियोग प्रधान है। वियोग में कौन से श्रृंगार मुख्य रस है इसका, ठीक है। और ये याद रखना है कि वियोग प्रधान का मतलब, ठीक है, कि 12 मास शैली का सर्वप्रथम यूज इसमें हुआ, 12 मास शैली का सर्वप्रथम यूज, याद रखना इंपॉर्टेंट बात। अब देखो इसमें जो है इसकी नायिका वो कैसी है, नायिका वो प्रोषित पति का है, उनके उसके पति बाहर चला जाता है, ठीक है। नायिका प्रोषित पति का नायिका है, राजमती उसका विवाह हुआ है बिशल देव से, वो अपन पढ़ लेंगे, बिशल देव चतुर्थ थे। लेकिन डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं कि इसका नायक बिशल देव तृतीय को मानते हैं, याद रखना है, डॉक्टर बच्चन बिशल देव तृतीय को मानते हैं, ठीक है। अब देखो इसके 4 खंड माने जाते हैं, ठीक है, बिशल देव रासो के। प्रथम में क्या हुआ था, प्रथम खंड में तो मतलब इनका विवाह हुआ था, ठीक है। द्वितीय में हो गया था इनका वियोग, यानी बिछड़ गया, नायक नाना उड़ीसा चला गया था 1 साल के लिए उससे रुष्ट होकर आने से, ठीक है। फिर तृतीय में क्या है, तृतीय खंड में उनका हुआ पुनर्मिलन। और चतुर्थ खंड में क्या हुआ, नायिका का पियर जाना और नायक का लीवा जाना, ठीक है, नायक उनको वापस लाना चाहता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो ये अपन पढ़ चुके हैं, मोतीलाल मेहंदी का सब कम रचनाकाल 16वीं सदी मानते हैं। और इनको नरपति को गुजरात का कवि बताया, पढ़ चुके हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में क्या कहते हैं, देखो 2-3 बातें मुख्य मुख्य। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इसमें श्रृंगार वियोग की प्रधानता, ठीक है, श्रृंगार वियोग की प्रधानता है। वीर रस का किंचित मात्र विभास नहीं, मतलब किंचित मात्र ही वास है, मतलब थोड़ा ही वास है, इसलिए इसे वीर रसो कहना मतलब खटकता है इसे, तो मतलब वीर रसो प्रधान ग्रंथों की वो मानते थे, इसलिए मतलब वीर रसो के कारण इसी का मतलब खटकता है, इनके बाद खटक गई। उपयुक्त विवेचनानुसार यह पुस्तक मतलब यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से, यानी उन विवेचनों के आधार पर हम क्या निकालते हैं कि यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न ही भाषा के विचार से असली यानी मूल नहीं कही जा सकती है पुस्तक, यहाँ देखना है। अब पढ़ते हैं अपन, उसके बाद अपन पढ़ते हैं अमीर रासो, ठीक है। अमीर रासो के बारे में क्या पढ़ते हैं, अमीर रासो क्या है, इसकी मूल प्रति तो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके कवि माने जाते हैं सारंगधर को, और राहुल सांकरत्यायन मानते हैं जज्जल को, और कुछ अन्य कवि जोधराज को भी मानते हैं, ठीक है, जो इतिहास में पढ़ते हैं वो, ठीक है, इतना याद रखना है। और अब देखो ये डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, देखो इनमें कवियों में चाहे विवादित रहे हो, ठीक है, लेकिन इसका कोई भी कवि है ना, है तो श्री माने सारंगधर, और इसका कवि है ना, इसको कवि को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता का है, कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता का है डॉक्टर बच्चन, इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं प्रमाद रासो। प्रमाद रासो क्या है, इसकी भी मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, ठीक है, गेय रूप में उपलब्ध है, ठीक है, इतना याद रखना है। और वर्तमान में बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में अभी भी गाया जाता है, ठीक है, इतना याद रखना है। और रामकुमार वर्मा इसी कारण क्या है, इसकी भाषा बुंदेली मिश्रित ब्रज मानते हैं, ठीक है, इतना याद रखना, यानी भाषा क्षेत्र से कोई भाषा प्रभावित होती है, सीधी सी बात यही है। अब देखो इनका रचनाकार कौन था, जगनिक था, ठीक है। जगनिक क्या है, फिर देखो परमर्दी देव चंदेल का दरबारी कवि था, और इसके 2 वीर सिपाही थे आला और उदल, ठीक है। तो ये जगनिक क्या करेगा, मतलब इनका ही क्या है, इनकी वीरता का वर्णन कर रहा है, ठीक है, इस ग्रंथ में, ठीक है। अब देखो ये अल्लाह है ना, इसी के नाम पर इसे अल्लाह खंड भी कहा जाता है, अल्लाह खंड के नाम से इसका प्रथम प्रकाशन कराया था चार्ल्स इलियट ने, ठीक है। और अल्लाह क्या 31 मात्राओं का छंद भी होता है जो वीर की रचनाओं में प्रयुक्त होते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब देखो जगनिक की एक वो याद रखनी है प्रसिद्ध उक्ति 12 वर्ष को कुर्जी 13 सियार, ठीक है। अब इसे देखो इसका संपादित करवाया था नागरी प्रचारणी से संपादित किया था श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, इतना याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इसके बारे में, प्रमाद रासो के बारे में कहते हैं ये मतलब एक गूंज मात्र है, मतलब गाने जाने का, ठीक है, मतलब लोकोक्ति है, मतलब इसका कोई वो क्या है मूल शब्द नहीं है, मतलब इसमें, ठीक है, गूंज मात्र है, इतना याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पृथ्वीराज रासो रचना चंद्रप्रदायी, ठीक है, चंद्रप्रदायी भाट है, मतलब ये जरूरी नहीं है विसारे के चारणों नहीं, मतलब मुख्य भाट भी थे, अच्छा भाट माने जाते हैं। जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसकी वासी राजस्थानी मिश्रित हिंदी यानी लाहौर के होने के कारण मतलब अरबी फारसी का प्रभाव हो गया, वो बॉर्डर पे था ना पाकिस्तान के, ठीक है। अब देखो इसकी शैली कौन सी मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं पिंगल, यानी देखो जहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं पिंगल, एन से पी मान लो, ठीक है, और बी से मतलब BD मतलब, ठीक है। डॉक्टर बच्चन मानते हैं डिंगल, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो ये क्या है, ये प्रबंध काव्य है, ठीक है, लेकिन ये नरोत्तम स्वामी है ना, इसको मुक्त काव्य मानते हैं, तो अपवाद सी है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मुख्य वीर रस है और श्रृंगार रस बीच में आता है, ठीक है, इतना याद रखना है। और जो चंद का मुख्य अलंकार था वो कौन सा था, इनका प्रसिद्ध अलंकार था यमक और अनुप्रास, इनको प्रिय अलंकार था। 68 छंद है इसमें, 59 समय यानी सर्गों को समय कहा गया, इतना याद रखना है, 59 समय है। और सबसे बड़ा या मुख्य कौन सा है, कनौज समय यानी कनौज समय को सबसे मुख्य माना जाता है इसमें, ठीक है, इतना याद रखना है। अब पढ़ रहे हैं अपना पृथ्वीराज रासो वही, ठीक है, क्या है इसकी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, वो दी थी कर्नल टोड ने संगोपता यानी संयोगिता जो थी ना उसकी वो प्रेमिका, उसके नाम संगोपता नेम से दी थी, इतना याद रखना, संगोपता नाम याद रखना है। इसमें 68 छंद है। और देखो जारिफ सादी किसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि शिव सिंह सिंगर ने चंद को छप्पियों का राजा कहा है, मतलब छप्पियों का मतलब छप्पे जो छंद होते हैं ना उसका राजा का, इतना याद रखना है। और ये खुद क्या कहते हैं, जारिफ सादी क्या कहते हैं
कि रासों का कथानक है ना रूढ़ियों का कोष है, ठीक है। इनका मतलब जो कथानक है रासों का वो रूढ़ियों का कोष है। और पृथ्वीराज रासो क्या है, छंद परिवर्तन का सर्वोत्तम ग्रंथ बताया, ठीक है इन्होंने, ठीक है, इतना देखना है। और डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो को इन्होंने क्या कहा है, राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी का है, राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी, इतना देखना है। अब देखो क्या है कि पृथ्वीराज रासो जो है ना इसमें क्या है, विवादित सामग्रियाँ मिलने के कारण इनके 3 वर्ग बन गए, ठीक है। मतलब कुछ मानते हैं इनको प्रमाणिक, कुछ मानते हैं अप्रमाणिक और कुछ मानते हैं अर्ध प्रमाणिक, ठीक है, इतना याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं, देखो पहले पढ़ते हैं प्रमाणिक मानने वाले कौन है। देखो एक तो है ये ट्रिक है श्यामी मोटा, मतलब श्यामी मोटा उसको फिर कोई प्रमाणिक जरूर थोड़ी है, श्यामी है मोटा तो, ठीक है। अब श्यासी मतलब श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या है नागरिक प्रचारणी से होने वाले प्रकाशन के संपादक रहे, ठीक है, सीधी इस बात ये है। तो मिश्र बंधु हो गए, मी से मिश्र बंधु, मोसे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है, इतनी बात ये याद रखनी है। इन्होंने क्या अनंत संवत की कल्पना की इसे प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, इतना याद रखना है। और एक था कर्नल टोड, इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था इसका, ठीक है। ये चारों ने क्या है कि नागरिक प्रचारणी से प्रकाशित कोई प्रमाणित माने, इतना याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अर्ध प्रमाणिक। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं हंस ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इनको कोई टेंशन नहीं है, सेंग ज़्यादा बस, ठीक है, इतना रखना है। अर्ध प्रमाणिक घोषित कर दिया। एक हंस मतलब अजाइब सा द्विवेदी, सुख सुखी जो समाज है उसको प्रमाणिक मानते हैं। और सुनीति चटर्जी आएंगे से, फिर जासे गुण आएंगे जिन विजय यानी मुन्नी जिन विजय, इतना याद रखना है। और दैसे मतलब दशरथ होता, ठीक है, इतना याद रखना है। ये मानते हैं अर्ध प्रमाणिक, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने को जब अप्रमाणिक ही मानते हैं मतलब पूर्णतः, ठीक है। उनमें आएगा ब्रह्म जी के, ठीक है, ब्रह्म जी के। वैसे आएगा बुल्दर मतलब क्या कहते हैं सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाली यही है। और ज्ञान के पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसको अप्रमाणिक घोषित करने का प्रयास किया, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल इसे जालीकृत कहते हैं, यानी कल्पित या मनत कहते हैं, मनगढ़ंत कहते हैं, ठीक है, ध्यान देखना है। फिर एम से आएगा मुरारी दिन, जी से जी चौदह, कैसे कविराजा श्यामल दास, यानी ब्रह्म जी की होगी अपनी ट्रिक पूरी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पृथ्वीराज राज स्वयं अर्ध प्रमाणिक है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो दशरथ शर्मा है ना, वो देखो हजारी प्रसाद सी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके वो समर्थक है ना दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद रासों की उत्पत्ति रासक से मानने वाला वही दशरथ शर्मा। ये क्या कहते हैं, ये मूलतः बोनस में लिखा गया, ठीक है। और इसमें जो अपभ्रंश वाले अंश है ना वो प्रमाणिक है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो इसके संस्करण कितने संस्करण है, 4 संस्करण है, ठीक है, मुख्य इसकी याद रखना है अपना 4। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा माना जाता है पहला, और लघुत्तम माना जाता है चौथा, ठीक है। मतलब इसका क्रम घट रहा है, सीधी सी बात है, छंदों की कमी हो रही है। और दशरथ शर्मा है ना इसी प्रमाणिक मानते हैं चौथे को, ठीक है। दशरथ शर्मा यहाँ पे आगे खटक गया फिर। अब देखो पहला जो खंड था ना, पहला जो संस्करण था वो नागरिक प्रचारणी काशी से निकला था, ठीक है, मतलब। और इसके संपादक कौन थे, वही थे श्याम सुंदर दास हो गए, मोहनलाल विष्णुलाल पांडा, यानी दोनों जिसको प्रमाणिक मानते वो हो गए। और ये कन्या में आ गए राधा कृष्ण दास, ठीक है। इसकी हस्तलिखित प्रति कहाँ से मिलती है, उदयपुर संग्रहालय में, ठीक है, इसकी हस्तलिखित प्रति, ठीक है। इसमें क्या है 69 समय, यानी इसमें सर्गों को क्या कहा गया, समय का इतना याद रखना है। और 16,306 के लगभग छंद इसमें, ठीक है, इतना याद रखना है। द्वितीय जो संस्करण था ये क्या से, यानी इसकी प्रति मिलती है अबोर और बीकानेर संग्रहालय में, ठीक है, इतना याद रखना है। और इसमें अध्याय क्या है, इसमें अध्याय मतलब सर्गों में विभाजित नहीं है, ठीक है। इसमें अध्याय को क्या कहा गया, प्रस्ताव कहा गया, इतना प्रस्ताव, द्वितीय में प्रस्ताव, ठीक है। इसमें 7,000 छंद है लगभग। और तृतीय संस्करण था इसकी प्रति मिलती है बीकानेर संग्रहालय में, ठीक है, इतना याद रखना है। और इसमें 19 यानी समय यानी 19 समय, मतलब इसमें अध्यायों को समय कहा गया है, ठीक है। और इसमें 3500 यानी 3,500 के लगभग छंद है, ठीक है। और ये चौथा जो है लघुत्तम है, सबसे कम जिसमें माने जाते हैं छंद, इसमें अध्याय है नहीं, और इसमें लगभग 1300 छंद माने जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है।